अस्सलामुअलैकुम। हयात इर्तिज़ा ऐसे के ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। ये सलीब सकूत इन दिलों की कहानी है जहाँ मोहब्बत पाकीज़गी है, कमज़ोरी नहीं। हकूक़ तहरीर महफूज है। बग़ैर इजाज़त या नकल या अपलोड करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी इजाज़त से उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी चैनल को नशरी हकूक़ हासिल हैं। वॉइस ओवर हुदा माजिद। अबीरा अपनी और यारम से हुई मुलाकात के बारे में मायरा को बता रही थी। मायरा को तो जैसे झटका लगा था, मुँह खोले हुए वो हैरत से कुछ कह ना पाई। मैडम कुछ बोलोगी? इतने सख्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। अबीरा ने इसके कांधे से कांधा मारकर इसे होश की दुनिया में वापस आने की दावत थी। मायरा के चेहरे पर हैरत के आसार वाज़े थे, आंखें खुली की खुली रह गई थी। अबीरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डीएसपी यारम खान ने तुम्हें खुद आकर प्रपोज किया है। अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं इस मॉल से नीचे छलांग लगा दूं या बिजली की नंगी तारों को हाथ लगाऊं, ताकि मायरा मैडम को पक्का यकीन हो जाए कि वाकई मुझे एसीपी साहब ने प्रपोज किया है। मायरा के तजस्सुस को देखकर अबीरा हंसी रोक न सकी। दोनों एक साथ लंच करते हुए यारम खान पर तबसरा कर रही थी। यारम खान पर तबसरा करती हुई अबीरा इस बात से बेखबर थी कि अबीरा के मुंह से बार बार यारम खान का नाम सुनकर कोई आतिश फिशां की तरह फटने को तैयार था। क्या तुम इसे हाँ कर दोगी? मायरा बड़े तजस्सुस से पूछ रही थी। मायरा में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्साइटेड हो जाती थी और यहाँ तो इसकी दोस्त की ज़िंदगी में प्यार आने वाला था। ऐसे में मायरा ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड होकर बेसब्रों की तरह पूछ रही थी। जाहिर सी बात है यार, इनका इनकार की तो कोई वजह नहीं है। पहले तो सिर्फ मैं इसके प्यार में मुब्तला थी, अब तो डीएसपी साहब ने खुद चलकर इजहार मोहब्बत किया है, तो फिर इनकार करने की तो कोई वजह नहीं। और ऊपर से बंदा है इतना हैंडसम और खूबसूरत के इनकार करने का जवाब भी नहीं होता। अबीरा ने नज़र झुकाकर शर्माते हुए कहा। आय हाय, मायरा ने शोखी से आंखें नचाईं। मैडम तो मोहब्बत की ज़ुबान बोलने लगी। हाँ, मगर बोल तो सच, कसम से। बंदा तो कातिलाना पर्सनैलिटी का मालिक है। वो हंसते हुए अबीरा के करीब खिसकी, जैसे राजदार लम्हे को और गहरा करना चाहती हो। अब देर मत करना, जल्दी जल्दी जाकर अपने बाबा और मामा से बात करो और हुजूर को हाँ की खुशखबरी सुना। बंदा कहीं प्यार में दीवाना ही ना हो जाए। मुझे नहीं लगता बाबा को कोई एतराज़ होगा। अबीरा के लबों पर एतमाद भरी मुस्कुराहट फैल गई। मामा थोड़ी सी पुराने ख्याल रखने वाली शख्स, सख्त मिजाज खातून है, मगर बाबा तो हमेशा कहा करते हैं कि हमारी अबीरा जिसको पसंद करेगी हम अपनी बेटी की शादी इसी लड़के से करेंगे। इसलिए मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। इसके लहजे में खुशी और यकीन झलक रहा था। बाबा तो कभी इनकार नहीं करेंगे और मामा को वो खुद ही मना लेंगे। अबीरा ने पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ कहा, जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। इसके लबों से निकला, आंखों में शोखी और चेहरे से ही खुशी छलकने लगी। तो बस अब देर किस बात की है? मायरा ने शोखी से भवें उचकाई। जल्दी घर जाओ और बिस्मिल्लाह करो। वो हंसते हुए कोल्ड ड्रिंक का घूंट भरती रही, जैसे मशवरे के साथ साथ मशरूब से भी पूरा इंसाफ कर रही हो। यार, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अबीरा ने लम्हा भर को गहरी सांस भरते हुए कहा। बाबा इस वक्त मुल्क से बाहर है। जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं मामा से बात नहीं कर सकती। मामा के तासुरात क्या होंगे इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। वो ठहर ठहर कर बोली, जैसे अपने दिल को समझा रही हो। बाबा के सामने बात मत करूँगी, बात करोगी तो वो सब संभाल लेंगे, इसलिए मैं बाबा के आने का इंतज़ार करूँगी। इसके बाद डीएसपी साहब को भी जवाब दूंगी। अबीरा का लहजा एकदम संजीदा हो गया था, जैसे खुशी की चहक एक लम्हे में ठहर गई हो। मतलब अभी डीएसपी साहब को मजीद इंतजार की सूली पर लटकाने का इरादा है। मायरा ने आंखें फैलाई और मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश की। इसके लहजे में शोखी थी, मगर दिल में अजीब सा तर्स भी था, जैसे एसीपी पर वाकई हमदर्दी की लाहक हो गई। कोई बात नहीं, उम्र भर का साथ पाने के लिए अगर कुछ दिन हिजर की सूली पर लटकना पड़ जाए तो ये सौदा हरगिज़ बुरा नहीं। अबीरा ने आहिस्तगी से कहा। मैं बाबा से बात किए बगैर कभी वहाँ से नहीं, मैं हाँ नहीं कह सकती। इसने लम्हा भर को नजरें चुका लीं और अपने दिल की बेकरारी को संभालते हुए जवाब दिया। मगर यार, हाँ कर देने से कौन सा फौरन निकाह हो जाता है? मायरा ने शरीर मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहा। इस बेचारे को तो खुशखबरी दे दो। जब तुम्हें पूरा यकीन है कि अंकल राजी हो जाएंगे तो फिर क्यों इसे यूं इंतजार की सूली पर लटकाने का इरादा है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं अपने प्यारे बाबा जान की इजाज़त के बगैर अपने दिल की खुशी के लिए हाँ कर दूं। अबीरा के लहजे में एक अजीब सा वक़ार और पुख्तगी उभर आई। हर लड़की की मोहब्बत का पहला मरकज़ इसका बाप होता है। जब हम बाप के साथ ही वफा, इज्जत और यकीन का रिश्ता नहीं निभा सकते तो फिर क्या सबूत है जिसके शरीके हयात बनकर ज़िंदगी में जाएंगे उसके साथ वफा कर सकेंगे?
अबीरा के अल्फाज में पुख्तगी और वक़ार झलकता हुआ नजर आ रहा था। मोहब्बत का पहला महवर बाप की इजाज़त और एतमाद है, और अगर हम इस रिश्ते में वफादार नहीं रह सकते तो शरीक हयात के साथ कैसे वफादार रहेंगे। ठीक है बाबा की फरमाबरदार बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मायरा ने शरारत से हाथ हिलाया और फिर संजीदा होते हुए कहा, मगर अब मुझे घर के लिए निकलना होगा, क्योंकि आज मेरी प्यारी खाला और उनके फैमिली वाले आने वाले हैं। अम्मी जान का हुक्म है कि घर जल्दी पहुंचो। वही टिपिकल माओ वाली सोच कि अगर आओ भगत अच्छी तरह करोगी तो शायद कोई खाला का बेटा मुझे पसंद कर लेगा। वो झुंझलाकर हंसी। छी, कसम से शर्म आती है मुझे माओ की ऐसी सोच पर। क्या यार, हम इतनी गई गुजरी हैं कि लोगों की खदमतें करने के बाद ही पसंद की जाएंगी। हमेशा की तरह अपनी माँ के इस अंदाज से तंग मायरा कदम तेज बातें करती हुई आगे बढ़ी। अबीरा भी इसके साथ साथ चलते हुए मॉल से बाहर आई, जहां गाड़ी में माहिद पहले से इनका इंतजार कर रहा था। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों का रुख कर चुकी थी। अबीरा अपनी गाड़ी में आकर जैसे ही बैठी, माहिद के शिकवे शुरू हो गए। आप शॉपिंग करने के लिए बाबा के साथ ही आया करेंगी? क्यों? अबीरा जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठी, माहिद ने शिकवा करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं आपका इंतजार करते करते थक जाता हूँ। आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो माहिद, आप मेरे साथ अंदर आ जाते, शॉपिंग कर लेते, इस तरह तुम्हारा दिल भी लग जाता और तुम अपने लिए शॉपिंग भी कर लेते। मुस्कुराते हुए अपने प्यारे से भाई को अबीरा ने हमेशा की तरह प्यारा सा मशवरा दिया। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। आपको अच्छी तरह पता है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और ऐसे वक्त में मैं एक पल भी ज़ाया करने का सोच भी नहीं सकता। इसके लहजे की संजीदगी ने वाज़ेह कर दिया था कि वो अपने फैसले पर कायम है। मेरे प्यारे भाई, अगर चंद घंटे पढ़ाई ना भी की तो मेरा भाई फेल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत इंटेलिजेंट है। अबीरा ने शोखी से मुस्कुराते हुए कहा, हर वक्त ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं होता, कभी कभी ज़रा सा चिल भी मार लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। नहीं जी, आपका चिल करना आपको ही मुबारक हो। मैं तो अपनी पढ़ाई के साथ ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकता। माहिद के लबों पर एक हल्की सी शरारत खेल गई। आप एक काम क्यों नहीं करती? कैसा काम? अबीरा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, आप जल्दी से शादी कर लें ताकि आपकी शॉपिंग वाला बोझ आपके शौहर मोहतरम उठा सके। ये कहकर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी को यूटर्न दे रहा था। बहुत जल्द तुम्हारा ये शौक भी पूरा हो जाएगा। लगता है तुम मुझसे बहुत बेजार हो गए हो। अबीरा ने मसनूई गुस्से का तासुर देते हुए चेहरा मोड़कर शीशे में अपना अक्स देखना शुरू कर दिया। अल्लाह ना करे कि कभी मैं आपसे बेजार हो जाऊं। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मेरी प्यारी आपो, मेरी तो सारी खुशियां ही आपसे वाबस्ता हैं। आप ये अल्फाज कैसे कह सकती हैं? माहिद के लहजे में खुलूस और अपनाई झलक रही थी। नहीं, सच कह रही हूँ। बहुत जल्द मैंने शादी करके चले जाना है, अबीरा ने गहरी संजीदगी से कहा। फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर खिल गई। तुम्हें पता है मुझे आज किसी ने प्रपोज किया? किसने प्रपोज किया? माहिद की आंखों में तजस्सुस चमक रहा था। बहन भाई के दरमियान दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि दोनों एक दूसरे से कोई बात छुपाते न थे। बताओ ना आपी जान, किसने गुस्ताखी की है आपको प्रपोज करने की? माहिद बेकरारी से बोला। अबीरा ने शर्मा कर नजरें चुका ली। है कोई बहुत खास, जल्दी से बाबा से बात करने के बाद तुमसे मिलवाऊंगी। वो अपने बाप के हाथ रिश्ता भेजना चाहता है, मगर मैंने अभी हाँ नहीं की है। जब तक बाबा से बात न करूं कैसे हाँ कह सकती हूँ? और तुम्हें तो पता है मामा का, इन्हें तो मोहब्बत के नाम से ही चिढ़ है। हाँ, ये तो सच है। माहिद ने फौरन तायद की, वरना मामा को तो लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दी थी। अच्छा किया जब बाबा के आने का इंतज़ार कर रही हो, वही संभाल लेंगे। दोनों बहन भाई की हंसी गाड़ी के शोर में घुल गई। चलो ये तो बताओ कि मेरी प्यारी आपो को प्रपोज करने वाला करता क्या है? माहिद ने तजस्सुस दबाया ना जा सका। डीएसपी यारम खान नाम है इनका। अबीरा के लबों पर एक अनजानी शर्मीली मुस्कुराहट बिखर गई। क्या इन्हीं? नहीं, मैं नहीं मान सकता। कसम खाकर कहूँ आपका प्रपोज करने वाला डीएसपी यारम खान है? माहिद ने हैरत से बहन की तरफ देखा। कसम से मैं झूठ क्यों बोलूँगी, तुम इसे जानते हो? माहिद ने जोश की इंतहा न रही थी। आप ही इसको कौन नहीं जानता, वो तो हमारा हीरो बन गया है। अंडर पुलिस ऑफिसर जहाँ जाता है मुजरिमों को सफाया कर देता है। कुछ ही महीने पहले पोस्टिंग हुई है यहाँ, और अब हर मुलजिम के कान खड़े हो जाते हैं इस नाम पर। वो रुकता नहीं था, बस बोलता चला गया। कसम से औरतों की इतनी इज्जत करता है कि कभी नज़र उठाकर नहीं देखता। पुलिस के शोबे में रहकर कोई इतना गैरतमंद कैसे हो सकता है? एक बार कॉलेज में लड़कों की लड़ाई हुई थी।
वहाँ देखा मैंने इसे। क्या पर्सनैलिटी है यार, हीरो लगता है, बिल्कुल हीरो। भाई के मुंह से यारम की इतनी तारीफें सुनकर अबीरा के दिल में फूल खिलने लगे। लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। यकीनन वो जैसा शौहर चाहती थी यारम खान बिल्कुल वैसा ही था। किस्मत पर रश्क आने लगा। माहिद घर पहुंचने तक बस यारम खान के किस्से सुनाता रहा और अबीरा खामोशी से सुनती रही, मगर इसकी खामोशी में हर हजार रंग थे, शर्म, खुशी और दिल के किसी कोने में मचलता हुआ ख्वाब। माहिद के लबों से यारम की बेपनाह तारीफें सुनकर अबीरा के दिल में इत्मीनान और शर्मीली खुशी एक साथ उतरती गई। वो खामोशी से सुनती रही, मगर दिल के किसी कोने में ये एहसास जड़ पकड़ने लगा कि शायद वाकई किस्मत ने इसके लिए बेहतरीन इंतखाब कर रखा है। यूँ लग रहा था जैसे बरसों दिल के नहा खानों में बेदबे ख्वाब अब हकीकत के रूप में इसकी दहलीज पर दस्तक दे रही हों। अबीरा के मुंह से किसी और का नाम सुनकर इस शख्स के रगो पै में आग भड़क उठी थी। वो पाकिस्तान के लिए निकल चुका था, मगर दिल के किसी कोने में अब भी चिंगारियां दहक रही थी। उकाब सी नजरें जो दूर रहकर भी अबीरा के गिर्द मंडला रही थी, हर लम्हा इसके वजूद का तवाफ कर रही थी। वो नजरों की तपिश को महसूस न कर सकी। क्या उकाब जैसे ही आंखें अपने शिकार को कभी ओझल होने देती? अबीरा खान, तुम ये समझ भी नहीं सकती थी कि जिस लम्हे तुम बेफिक्री से मुस्कुरा रही हो, वही लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। वो मुसलसल जहाज़ की निशिस्त पर उंगलियां बजा रहा था और स्क्रीन पर इसकी झलक को घूरे जा रहा था। अबीरा खान, तुम्हारी और मेरी पहली मुलाकात कभी भी खुशगवार नहीं हो सकती थी, लेकिन ये कभी गुमान न था कि वो इतनी खतरनाक होगी। वो एक एक लफ्ज़ को दांतों तले दबाते हुए सोच रहा था। वेट एंड वॉच अबीरा खान, अब देखना तुम्हारी हंसी किस तरह तुम्हारे ही होठों से छीन ली जाएगी। तुम्हारे मुस्कुराते लबों पर मैं ऐसी स्याही फेर दूंगा कि सारी जिंदगी वो आंसू और कर्ब से लबरेज रहेंगे। मैं जानता था कि तुम्हें सज़ा देना ज़रूरी है, लेकिन अब तो ये सज़ा मज़ीद सख्त होनी चाहिए। किसने तुम्हें यह हक दिया कि यूं बेखौफ होकर खिलखिलाकर हंसो, वो भी किसी और के नाम पर? इसका गुस्सा लहरों की तरह बढ़ रहा था। नसें गुस्से की शिद्दत से उभरने लगी थी, आंखों में सुर्खी और दिमाग में एक ही अज़म दहकता था। अबीरा खान, तुम्हारे हिस्से की खुशियाँ मेरे हाथ में हैं और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। स्क्रीन पर अबीरा के हंसते हुए लबों को देखकर इसके दिल में ऐसा तूफान उठा कि बस चलता हुआ हवा को चीरता लम्हों में फासला समेट कर सके से सामने खड़ा होता गया और वो इसकी हंसी हमेशा के लिए छीन लेता। मुझे क्यों लगता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो? जैसी माँ वैसी बेटी। मैं कैसे भूल गया कि माँ और बेटी का रिश्ता इतना गहरा होता है। आर्यन खान के ख्यालात जलते अंगारों की तरह दहक रहे थे। गुस्से से इसके चेहरे की रगें फूली हुई थी, दर्द से सर फटता जा रहा था। आज से पहले इसे कभी इस कदर तैश नहीं आया था। दिल चाह रहा था कि प्लेन की रफ्तार को मात देकर लम्हों में फासला समेटे और अबीरा के सांसों तक जा पहुंचे। कान में लगी ब्लूटूथ पर अबीरा की खनखनाती हंसी गूंजी तो आर्यन के जब्त की बंधन में एक लम्हे को टूटने के करीब पहुंच गए। काश वो इस वक्त इसके सामने होती तो शायद वो कब का इसके लबों से हंसी नोच चुका होता, मगर बदकिस्मती से फासले ने अभी इसे कुछ और वक्त और कैद खाने में बांध रखा था। कभी कभी चंद घंटों का सफ़र सदियों की मुसाफत बन जाता है। ये कहावत आर्यन खान के लिए हमेशा एक मुअम्मा बन रही थी, मगर आज इसे पहली बार इस कहावत का असल मफहूम समझ आया था। जहाज की चंद घंटों की उड़ान इस पर ऐसा बोझ डाल रही थी जैसे वो बरसों का कैद काट रहा हो। हर लम्हा घड़ी की सुइयां इसका मजाक उड़ाती महसूस होती। वो चाहता था वक्त पर काट कर इसकी मुट्ठी में कैद कर ले, मगर वक्त अपनी जिद पर कायम था। सुस्त रवि से चलता हुआ जैसे जानबूझकर इसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। दिल में सुलगती आग इसे बेचैन किए रही थी। वो सोचता अगर लम्हों को कैद करके अपनी मर्जी के मुताबिक आगे धकेल सकता तो अब तक अबीरा का गला इसकी उंगलियों के हिसार में होता, मगर ये बदतरीन सफ़र इसे मजबूर कर रहा था कि वह अपनी ही बेबसी का तमाशाई बने। हर गुजरते पल के साथ इंतकाम की प्यास और बढ़ रही थी और आर्यन खान की आंखों में वो वहशत उतर रही थी। बज़ाहिर वो बिल्कुल पुरसुकून था, जहाज़ की नर्म रोशनी में बैठा हुआ। आर्यन खान आम मुसाफिरों जैसा दिखाई देता था। एयर होस्टेस ने करीब आकर मुस्कुराकर खाने का पूछा तो इसने बगैर किसी लफ्ज़ के महज हाथ के इशारे से इनकार कर दिया, जैसे इसे दुनिया की किसी ज़रूरत की परवाह ही ना हो। वैसे भी वो फ़िज़ाई सफ़र के दौरान खाने पीने का आदी नहीं था। इसके चेहरे की संजीदगी और सुकून ऐसा था कि कोई भी इसे देखकर धोखा खा जाता। कोई ये गुमान भी नहीं कर सकता था कि इसके चेहरे के पसे मंजर में एक भड़कता हुआ आतिश शीशा छुपा है। इसके दिल में ऐसा तूफान उठ रहा था जो किसी लम्हे लावा बनकर सब कुछ जला डालने के लिए बेताब था।
اس کی آنکھیں خاموش تھیں مگر ان میں انتقام کی ایسی چنگاریاں جل رہی تھیں جو نظر آنے والے سکون کو چھوٹا ثابت کر رہی تھیں۔ وہ سکون ایک نقاب تھا، محض ایک پردہ جس کے پیچھے آریان خان کا اصل روپ جو کہ ایک جوالا مکھی کی طرح سلگ رہا تھا۔ مائرہ کی چیخیں لائبریری کے سکوت کو چیرتے ہوئے فضا میں گونجی۔ عبیرہ اور مائرہ ہمیشہ کی طرح اپنی پسندیدہ کتابیں لینے آئی تھیں۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ پرسکون دوپہر کے اس لمحے ان کے لیے ایک بھیانک منظر تیار کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی، اچانک دو موٹر سائیکلوں کی تیز گڑگڑاہٹ نے فضا کو لرزا دیا۔ ایک سوار نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، دوسرے نے چہرہ رومال میں چھپایا ہوا تھا۔ لمحے بھر میں ان موزیوں نے چھپٹ کر مائرہ کے ہاتھ سے موبائل اور کندھے سے لٹکا بیگ کھینچ لیا۔ حرکت اتنی اچانک اور درندگی سے بھری تھی کہ مائرہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بیگ کھینچنے کی شدت سے ان کا نازک کندھا مروڑ کھا گیا اور ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ عبیرہ نے سہم کر مائرہ کو تھامنا چاہا تھا، تب تک وہ بدماش تیز رفتار موٹر سائیکل پر دھول اڑاتے ہوئے اندھیرے کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ مائرہ، تم ٹھیک ہو؟ عبیرہ نے تیزی سے اس کے کندھے کو ہاتھ سے ہلاتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ یار میں تو ٹھیک ہوں، مائرہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ غصہ بھی چھلک رہا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ، مجھے ان کمینوں کے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے۔ عبیرہ نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھا اور دبے لہجے میں کہا، مگر مائرہ ہم دونوں کے لیے لڑکیاں پولیس اسٹیشن کیسے جا سکتی ہیں؟ مائرہ نے پلک جھپکتے ہی جھنجھلاہٹ کے ساتھ جواب دیا، حد ہے عبیرہ، کیا پولیس اسٹیشن جانے کے لیے پوری بارات لے جانا پڑتا ہے؟ اس کے لہجے میں زہر بھی تھا اور تڑپ بھی۔ یار ان کے پاس میرا سیل فون ہے، وہ کوئی بھی انلیگل کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرا NIC کارڈ، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ اس بیگ میں ہے، اگر وہ لوگ ان چیزوں کا غلط استعمال کریں تو۔ مائرہ کی حالت دیکھ کر عبیرہ خاموش ہو گئی۔ وہ جان گئی کہ اب ان کا کوئی راستہ نہیں، انکار کا کوئی راستہ نہیں۔ دونوں ڈرائیور کے ساتھ قریب ترین تھانے کی طرف نکل پڑی۔ تھانے کے دروازے پر پہنچتے ایک عجیب سا بوجھ ان کے دل پر آ بیٹھا۔ فضا میں سختی اور بے رحمی کا احساس تھا۔ اندر جاتے ہوئے عبیرہ کو یوں لگا جیسے ہر نظر اس پر جم گئی ہو۔ عبیرہ کو سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے آج تک کبھی تھانے میں قدم نہیں رکھا تھا اور شاید کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے یہاں آنا پڑے گا۔ دل پر ایک بوجھ سا تھا، ماحول ہی غیر مانوس اور سخت لگ رہا تھا۔ وہ ڈرائیور کو ساتھ لیے اندر آئیں۔ سامنے ڈیسک پر بیٹھا کانسٹیبل سیدھا کھڑا ہوا اور بیزاری سے بولا، جی میڈم، کس سے ملنا ہے؟ مائرہ نے جلدی سے کہا۔ فون اور ہینڈ بیگ نامعلوم افراد چھین کر لے گئے۔ رپورٹ درج کروانی ہے۔ کانسٹیبل نے بے پرواہی سے کاغذ اٹھایا، پھر ہونٹ ٹیڑھے کرتے ہوئے بولا، جی آ جائے میڈم، ہم آپ کی رپورٹ لکھ لیتے ہیں، ویسے اپنی چیزوں کا خیال تو آپ کو خود رکھنا چاہیے۔ یہ جملہ سنتے ہی مائرہ کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ کیا مطلب ہے اپنی چیزوں کا خیال رکھے؟ ہم شکل سے آپ کو پاگل نظر آتے ہیں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اس نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا۔ کانسٹیبل بھی تل ملا گیا۔ میڈم، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ مائرہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں بدتمیزی کر رہی ہوں؟ آپ لوگ اپنا کام نہیں کرتے، آپ کا کام ہے رپورٹ لکھنا، مجھ سے سوال جواب نہیں۔ تفتیش ان سے کریں جو میرے سامان کے ساتھ بھاگ گئے۔ مائرہ کی آواز اب تھانے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ عبیرہ بار بار اس کا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھی، چھوڑو مائرہ، خاموش ہو جاؤ پلیز، مگر اگلے ہی لمحے ایک بھاری اور گمبھیر آواز گونجی، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا شور کیوں ہے یہاں؟ یہ آواز سنتے ہی عبیرہ کا دل ایک لمحے کو رکسا گیا۔ وہ آہستگی سے پلٹی۔ سامنے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے، مکمل پولیس یونیفارم میں دبنگ شخصیت لیے DSP یارم خان کھڑا تھا۔ اس کی آمد پورے ماحول کو جیسے بدل گئی تھی۔ جتنا عبیرہ سے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، یارم بھی عبیرہ کو تھانے کے احاطے میں دیکھ کر اتنا ہی دنگ رہ گیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے وہی سوال تیر گیا تھا، یہاں؟ عبیرہ کو تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یارم خان اسی تھانے کا انچارج ہے، مگر لگتا تھا کہ تقدیر پھر کوئی نیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ مائرہ نے لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، سر ہمیں رپورٹ درج کروانی ہے، میرا موبائل اور بیگ چھین لیا گیا ہے، اور یہ کانسٹیبل الٹا مجھ سے ہی سوال کرنے لگا ہے۔ یارم خان کی نظریں پہلے مائرہ پر جم گئی، پھر آہستگی سے عبیرہ پر ٹک گئی۔ لمحہ بھر کا وقت تھم سا گیا۔ یارم کو دیکھتے ہی مائرہ کی آواز خود بخود نرم ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ ہی جلدی بھڑک جانے والی ہے، لیکن آج اس کی وہی عادت اسے یارم خان جیسے شخص کے سامنے شرمندہ کر رہی تھی۔ عبیرہ کے لیے تو لمحہ اور بھی بھاری تھا۔ وہ لفظوں میں اپنی کیفیات بیان نہیں کر سکتی تھی۔ نظریں جھکائے انگلیوں کو بار بار مڑوڑتی ہوئی وہ اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یارم نے سپاٹ مگر وزنی لہجے میں کہا، جی آپ اندر تشریف لے جائیں، آپ کی رپورٹ درج ہو جائے گی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا سامان واپس ملے گا اور مجرم سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ مگر ایک بات، اس طرح غیر اخلاقی انداز میں بات کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ عورت ہیں، ہمارے لیے معتبر ہیں، احترام کرنا ہمارا فرض ہے، مگر تہذیب کے دائرے میں رہ کر، آہستہ آواز میں رہ کر بات کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ چند الفاظ ہی کافی تھے مائرہ اور عبیرہ کو آئندہ دکھانے کے لیے۔
مائرہ نے فوراً سر جھکا کر کہا جی سر سوری۔ یارم نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اٹس اوکے، آپ جائیں اور اپنی رپورٹ درج کروائیں۔ اور تم؟ کانسٹیبل کی طرف سخت نگاہ ڈالی۔ کانسٹیبل میڈم کو لے جاؤ اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کیا کرو۔ یہ لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم ان کی پریشانیاں دور کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، ان پر احسان نہیں کرتے، لیکن تم لوگ تو گیٹ پر کھڑے ہو کر ہی تفتیش شروع کر دیتے ہو۔ یارم کا روب دار اور سنجیدہ لہجہ سن کر کانسٹیبل کی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی۔ وہ کانپتی آواز میں بولا جی سر سوری، میں اپنی غلطی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ کر کہا چلیے میڈم، میں ابھی آپ کی FIR درج کر دیتا ہوں۔ مائرہ اور ڈرائیور کانسٹیبل کے ساتھ چل پڑے۔ ابیرہ بھی قدم بڑھانے لگی کہ اچانک یارم کی گہری آواز گونجی، مس ابیرہ آپ رکیں۔ ابیرہ کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، وہ ٹھٹک گئی۔ اگر آپ کی دوست اکیلی بھی جائیں گی تو ان کی FIR درج ہو جائے گی۔ یارم خان کے لہجے میں بھی حکم تھا اور ایک انکہی کشش بھی۔ مائرہ یہ بات سن چکی تھی کہ DSP صاحب نے ابیرہ کو جان بوجھ کر روک لیا، مگر وہ اپنی دوست کے لیے خوش تھی کہ اسے اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ مائرہ کانسٹیبل کے پیچھے چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ یارم خان نے ابیرہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اور احترام جھلک رہا تھا۔ ابیرہ نظریں جھکائے حجاب میں چہرہ چھپائے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ اسے اپنے آفس روم میں لے آیا، خود کرسی پر بیٹھتے ہوئے سامنے والی نشست کی طرف اشارہ کیا اور بولا تشریف رکھیے۔ ابیرہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں مائرہ کے رویے پر شرمندہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہاں آنا ہی ایک بڑی غلطی ہے۔ وہ سوچوں میں کھوئی بیٹھی تھی کہ اچانک یارم کی آواز گونجی، مس ابیرہ خان۔ وہ چونک کر بولی جی۔ یارم نے نرم لہجے میں پوچھا کیا لیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ کچھ بھی نہیں، ابیرہ نے گھبرا کر جواب دیا۔ یارم کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، کیوں، کیا آپ ہمیں اس لائق نہیں سمجھتی؟ ابیرہ کے جھکے ہوئے چہرے اور لرزتی آواز میں جھجک ہی جھجک تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بولی۔ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا پھر ہر بار ہماری آفر کو کیوں ٹھکرا دیتی ہیں؟ اس دن مال میں آپ کو کافی کی آفر دی، آپ نے انکار کر دیا۔ آج مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی منظور نہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ ہمیں اپنے لائق نہیں سمجھتی۔ ابیرہ کے جھکے ہوئے انداز اور سادگی نے یارم کے دل کو آڑ بھی محسور کر دیا۔ پلیز اگر آپ ہمیں تھوڑا سا مہمان نوازی کا موقع دیں گی تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ چند لمحوں بعد اس نے موسم کے حساب سے 2 فریش جوس منگوا لیے، ساتھ ہی کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ دوسری لڑکی کو کچھ دیر مصروف رکھا جائے۔ کچھ ہی دیر میں ٹرے آ گئی۔ یارم نے ایک گلاس اٹھا کر نرمی سے ابیرہ کی طرف بڑھایا، پلیز لیجیے۔ ابیرہ جانتی تھی کہ مقابل اس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ دل میں سوچ آئی کہ جب دونوں کے دل میں رشتہ نکاح کی خواہش ہے تو پھر چہرہ چھپانے کا کیا جواز رہ جاتا ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی گلاس تھاما دونوں کی انگلیاں آپس میں چھو گئیں۔ یارم کے ہاتھ کی گرمی نے ابیرہ کے وجود میں سنسناہٹ دوڑاتی تھی۔ اس لرزش کو یارم نے بھی محسوس کیا۔ اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ آئی۔ ابیرہ نے آہستہ سے نقاب کی پن ڈھیلی کی، نظریں جھکائیں، گلاس لبوں سے لگایا اور پہلا گھونٹ پیا۔ یارم نے بھی اپنا گلاس اٹھایا، مگر حلق سے جوس اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ سامنے بیٹھی اس لڑکی کی حیا اور سادگی پر مرکوز تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے انتخاب پر شکر گزار تھا۔ نظریں تو اس کی لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر تھی۔ لپسٹک کا کلر اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ پلیز کمفرٹیبل ہو کر بیٹھیں، میرے دیکھنے کے انداز سے مت گھبرائیں، آپ کے لیے ایک بات جذبہ دل میں لیے ہوئے ہے۔ گھبرایا تو فریبی اور ہوس بھری نظروں سے جاتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر یارم خان نے نرمی سے کہا اور اپنی نظروں کو اس کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے ہٹا لیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان مکمل خاموشی چھا گئی۔ مس ابیرہ، اس دن مال میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی، امید ہے کہ آپ نے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا۔ پلیز اگر آپ مجھے بتا دیں گی تو میں اپنے والدین کو آپ کے گھر بھیج دوں گا تاکہ ہمارا رشتہ آگے بڑھ سکے۔ میں اس بے نام سے جذبے کو کوئی خوبصورت سا نام دینا چاہتا ہوں۔ یارم خان کو لفظوں کو موتیوں کی مالا میں پرونا خوب آتا تھا۔ ایک ایک لفظ کو ٹھہراؤ سے کہتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے، ابیرہ نے نظریں جھکائے کہا۔ کتنا ٹائم؟ یارم خان نے ٹھہراؤ سے پوچھا۔ میرے بابا اس وقت کنٹری سے باہر ہیں اور بغیر اپنے بابا سے بات کیے میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھیں گی۔ جی بالکل، آپ کی بات نہیں سمجھوں گا تو پھر کس کی سمجھوں گا؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لہجے میں وقار تھا۔ ابیرہ کے لیے عزت تھی، مگر نظروں میں شوخی اور ہلکی سی شرارت کے رنگ واضح تھے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بابا سے بات کرنے کے بعد ہمیں زیادہ ویٹنگ پر مت رکھیے گا۔ یارم خان کو ویٹ کرنا بالکل پسند نہیں، آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ میرے دل میں آپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آج کے وقت میں بھی
आप अपने वालिदैन को इतनी अहमियत देती हैं। मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप मुझे मेरी मर्ज़ी का पैगाम भेजेंगी। यारम खान एक समझदार इंसान था और इसे ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी जो आज भी रिश्तों की वैल्यू करती हो, जो आज भी रिश्तों को मोतियों की तरह पिरोकर रखना चाहती हो। जिस तरह के चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो यारम को पसंद करती है, मगर फिर ज़ुबान पर लाने के लिए इसे अपने बाप की इजाज़त दरकार थी, तो ऐसी लड़की एक वफादार बीवी कैसे साबित न होती। यारम को अपने इंतखाब पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। दोनों इस बात से बेखबर थे कि इनकी हर बात कोई पूरी गौर से सुन रहा है। इसके गुस्से का आलम ऐसा कि इसका बस चले तो वो पूरी दुनिया को आग लगा कर रख दे। जिस अबीरा खान पर आज तक इसने किसी की परछाई नहीं पड़ने दी थी, इस अबीरा खान को किसी के साथ बैठकर बातों ही बातों में मोहब्बत का एतराफ़ करते सुनकर इस शख्स पर क्या गुजर रही है। इस शख्स के लावे की तरह फटते दिल का कोई हाल नहीं समझ सकता था। मायरा के आने से पहले अबीरा और यारम ऑफिस रूम से बाहर आ गए थे। मिस अबीरा, जी प्लीज़ आज के बाद आप कभी भी थाने जैसी जगहों पर मत आइएगा। कोई भी मसला हो बिना झिझक आप मुझे फ़ोन कर सकती हैं। साथ चलते हुए यारम ने संजीदगी से कहा, जी ठीक है। अबीरा ने बगैर बहस किए ठीक है कहा तो यारम को खुशी हुई थी। थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मायरा भी रिपोर्ट लिखवा कर आ चुकी थी। दोनों को गाड़ी तक यारम खुद छुड़वाने आया था। अबीरा, तबरेज़ खान, तुमने किसी गैर मर्द से मुलाकात करके अपनी मौत को दावत दी है। वो ज़ोर से अपना हाथ गाड़ी के शीशे पर मारते हुए पूरे ज़ोर से चीखा। फ्रंट सीट पर बैठे हुए ड्राइवर ने खौफज़दा नज़रों से पीछे देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? सीधा देखकर गाड़ी चलाओ वरना 6 की 6 गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा। सर सॉरी। ड्राइवर बुरी तरह घबराकर अपनी नज़रें सड़क पर गाड़े हुए गाड़ी चलाने लगा। आर्यान खान एयरपोर्ट से अपनी ज़ाती गाड़ी में घर जा रहा था, मगर इसने जो बातें यारम और अबीरा के दरमियान सुनी थी, इन बातों से आर्यान खान की दिमाग की नसें फट रही थीं। गाड़ी घर की बजाय इसने ड्राइवर को कहकर अबीरा खान की गाड़ी की लोकेशन पर डाल दी थी। अबीरा मायरा को इसके घर ड्रॉप करती हुई अपने घर की जानिब निकली। सारे रास्ते मायरा यारम का नाम लेकर अबीरा को तंग करती आई थी। वो बातें भी आर्यान खान के दिमाग में महफूज हो चुकी थी। पता नहीं किस्मत अबीरा के लिए कौन सा फैसला करने वाली थी। वो तो यारम के साथ अपनी नई जिंदगी के ख्वाब देख रही थी और आर्यान खान तो इसके ख्वाबों को जलाने की तमन्ना में इसके तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। कभी कभी इंसान आने वाले ख़तरे से कितना बेखबर होता है। जैसे इस वक्त अबीरा अपनी गाड़ी की बैक सीट से टेक लगाए आंखें बंद के यारम के ख्वाब आंखों में सजाए हुए अपनी खुशियों में मगन थी। गाड़ी एकदम चर्र की आवाज़ से रुक गई। बहुत बुरी तरह से गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक लिया गया था। अबीरा, जो यारम के ख्यालों में खोई हुई थी, गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ से घबराकर आंखें खोलकर देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ड्राइवर को खींचकर बाहर सड़क पर फेंकते हुए अबीरा की जानिब का दरवाज़ा खोला गया। इससे पहले कि अबीरा अपने होश संभालकर दरवाजे को लॉक करते, मुकाबिल इसकी कलाई को थामते हुए इसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल चुका था। वो कौन था अबीरा बिल्कुल नहीं जानती थी। इसने चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगा रखा था, मगर इसकी आंखों की चमक और खूबसूरती बता रही थी कि वो बेइंतहा खूबसूरत है। ब्लैक कलर के मास्क में इसका गोरा दमकता चेहरा सूरज की गर्मी से सुर्ख हो रहा था। ड्राइवर सड़क से उठ खड़ा होते हुए नमक हलाली करते भागकर इस लड़के का गिरेबान पकड़ना चाहता था, मगर इससे पहले मुकाबिल ने पिस्टल निकालते हुए इसकी खोपड़ी पर रख दिया। अब पिस्टल को देखकर तो बड़े बड़ों की अकड़ टूट जाती है। बेचारा ड्राइवर क्या चीज़ था। ड्राइवर को इस शख्स ने धक्का देते हुए गाड़ी के अंदर डाला और हाथ के इशारे से बाहर निकलने से मना कर दिया। गाड़ी इस वक्त सुनसान एरिया से गुजरी थी। इससे पहले कि कोई ये समझ पाता कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुकाबिल ने अबीरा को धक्का देकर अपनी चमचमाती हुई ग्रे कलर की गाड़ी के अंदर धक्का दिया और खुद भी बैठ गया। ड्राइवर अपनी सीट को संभालते हुए तेज रफ्तार हवा में उड़ाता हुआ गाड़ी को ले जा रहा था। कौन हो तुम? अबीरा बुरी तरह से चिल्लाई थी। मुकाबिल खामोश बैठा हुआ कहर आलूद नजरों से इसको देख रहा था। इसके चेहरे पर अब भी मास्क लगा हुआ था। आंखों में इस कदर गुस्से की आग थी कि अबीरा खौफजदा होने लगी। इसकी आंखों को देखकर अबीरा को एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा। इसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। ड्राइवर सड़क पर ऐसे देख रहा था जैसे इसने अगर 1 इंच भी नज़र इधर से उधर की तो सड़क ने गायब हो जाना है। गाड़ी ट्रैफिक में आकर रुकी तो अबीरा की जान में जान आई। इसे लगा कि शायद वो खुद को बचा लेगी। वो गाड़ी के शीशे से बाहर देखकर किसी को हेल्प के लिए पुकारना चाहती थी, मगर मुकाबिल बहुत शातिर था। इसके इरादे को भांपते ही इसने अबीरा के चेहरे पर सख्त हथेली रखकर इसकी आवाज़ को हलक में ही दबा दिया। इसे इस अंदाज से अपनी गोद में दबा कर रखा जैसे अबीरा सो रही हो। अबीरा के छटपटाते वजूद को इसने अपनी गिरफ्त से कैद कर रखा था और चेहरा सामने किए दाएं बाएं नज़रों को घुमाकर आराम से देख रहा था।
वो इस अंदाज से बैठा था कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो, जबकि इसने एक लड़की के मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज़ को दबा रखा था। एक लड़की को अगवा करके ले जा रहा था, मगर मजाल है कि मुकाबिल के चेहरे पर ज़रा सी शिकन भी नज़र आ रही हो। इसके वजूद से इस कदर खुशबू उड़ रही थी कि अबीरा की सांस बंद होने लगी। इतनी मुनफरद खुशबू अबीरा ने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुकाबिल जो कोई भी था, बहुत शौक मिजाज और ख़ुद को संवारने वाली शख्सियत रखता था। मुकाबिल के लिबास और खुशबू से अंदाज़ा हो रहा था कि मुकाबिल खुद से बहुत प्यार करता है। अबीरा की सोच उसके दिमाग के अंदर ही दम तोड़ गई थी। गाड़ी ट्रैफिक खुलते ही हवा की तरह उड़ती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। इसकी मंजिल कहाँ थी अबीरा बिल्कुल नहीं जानती थी। अबीरा के जहन में हज़ार तरह के वसवसे आ रहे थे। आखिर वो इसे कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा थे। वो इसके साथ क्या करने वाला है? क्या वो इसको मार देगा या ये शख्स इसकी इज्जत का दुश्मन है? हज़ारों सवाल मगर जवाब एक भी नहीं। मुकाबिल सारे रास्ता खुद खामोश होकर बैठा रहा और अबीरा की आवाज़ को इसने अपनी हथेली से दबा रखा था। गाड़ी एक बहुत बड़े महल नुमा बंगले के सामने आकर खड़ी हुई। लकड़ी का कदीम खूबसूरत गेट खोला गया। दोनों तरफ गार्ड्स की लाइन लगी हुई थी। गाड़ी दरवाजे के अंदर जाकर अपने मुकाम पर रुक गई, मगर कोई भी गार्ड अंदर नहीं आया। दरवाजे को बाहर से ही बंद कर दिया गया। अबीरा के होश बरखस्ता हो चुके थे। छटपटाहट से बाल की लटें खुल गईं, इसके चेहरे पर आ चुकी थी। हिजाब खुल चुका था। ड्राइवर ने इस शख्स की साइड का दरवाज़ा खोल दिया। सर मैं आपकी मदद करूं इनको अंदर ले जाने में? अबीरा जो मुसलसल छटपटाकर खुद को असद करने की कोशिश कर रही थी। इसकी छटपटाहट को देखते हुए ड्राइवर ने अपना फ़र्ज निभाते हुए पूछा था, इसकी हेल्प की कोई ज़रूरत है या नहीं? मगर मुकाबिल ने जिसके हर सदा नज़रों से इसकी जानिब देखा था, ड्राइवर ने सॉरी सर कहते हुए फ़ौरन से गेट से बाहर का रुख कर किया था। ड्राइवर जैसे गेट से बाहर निकला, दरवाज़ा बंद हो चुका था। मम्मा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। जैसे ही इसके मुंह से मुकाबिल ने हाथ उठाया, अबीरा ने लफ्ज़ों को तोड़ते हुए कहा। मुकाबिल ऐसे जैसे इसकी बात सुन ही नहीं रहा था। गाड़ी से नीचे आराम से उतर गया और उतर कर घर के अंदर दाखिल हो गया। मतलब इसे ऐसे ही आज़ाद छोड़ दिया। इसे तो लगा कि वो यहाँ पर लाते ही अबीरा को मारेगा या इसे घसीट कर अंदर ले जाएगा, मगर इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अबीरा हैरान नज़रों से इसको देख रही थी। वो अपना मास्क उतारते हुए हाथ में पकड़े घर के अंदर दाखिल हो चुका था। घर कितना खूबसूरत है, बाहर से देखकर ही अंदाज़ा हो रहा था। बस एक खूबसूरत गार्डन, जिसकी क्यारियों के रंग बिरंगे फूल खिलकर बहुत ही दिल फरेब मंजर पेश कर रहे थे। एक साइड पर लगे हुए नारियल के दरख्त, जिसके साथ बड़े बड़े नारियल के गुच्छे लटक रहे थे। इन पर बैठे हुए आज़ाद परिंदों को अबीरा ने हसरत से देखा था। कुछ देर पहले वो तो आज़ाद थे, वो किस कैद में आकर फंस गई है। वो पागलों की तरह चारों तरफ में नज़रें दौड़ा रहे थे। वसी गार्डन में रखे वो खूबसूरत महंगे सोफ़ा सेट के साथ रखी हुई शीशे की गोल टेबल देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि इस घर के मालिक को घर की सजावट से बहुत लगाव है। खड़ी हुई गाड़ियां देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि ये शख्स गाड़ियों का बहुत शौकीन है। हर नया मॉडल इसके पास मौजूद था। एक साइड पर बनी हुई लंबी सी क्यारी के अंदर बहुत सी महंगे किस्म के फूल खिले हुए थे, जिनके इर्द गिर्द बहुत सी तितलियां उड़कर एक अलग ही दुनिया का मंजर बनाए हुए थी। सब कुछ देखकर अबीरा कुछ देर के लिए तो ऐसे खो गई जैसे इंसान मौत के करीब हो और वो सब कुछ भूलकर शहद की मिठास में लग जाए। मगर फिर होश की दुनिया में वापस आते ही वो बाहरी दरवाजे की जानिब भागी थी। इसने बहुत दरवाज़ा पीटा, मगर बाहर तो जैसे सब लोग गूंगे बहरे बैठे हुए थे। किसी ने ना कोई आवाज़ दी और ना ही दरवाज़ा खोला। वो रोते हुए बिखरी हुई हालत लिए गाड़ी के साथ वापस आके टेक लगाकर खड़ी हो गई। बाहर इसे कोई जाने नहीं दे रहा था, मगर अंदर वो जाना नहीं चाहती थी। यह शख्स क्या करना चाहता था, इसकी क्या नीयत थी, वो कुछ भी तो नहीं जानती थी। इसका पूरा वजूद खौफ से लरस रहा था। पसीने की बूंदें माथे से लेकर पाँव तक इसे भिगो रही थी। इसने महसूस किया कि बाहर का मेन गेट थोड़ा सा खुला है। इससे पहले कि वो खुले हुए थोड़े से दरवाजे को देख इस जानिब भागती, इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो उल्टे कदमों घर के अंदरूनी दरवाजे की जानिब भागी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदशक्ल किस्म का कुत्ता गेट के अंदर आया और सीधा जैसे अबीरा पर अटैक करने वाला हो इसकी तरफ आ रहा था। अबीरा पागलों की तरह भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। वो कुत्ता रुका नहीं था, अबीरा के पीछे भागता हुआ वो भी घर के अंदर दाखिल हुआ। अबीरा भागते हुए जाकर किसी ज़ोरदार चीज़ से टकराई थी। इससे पहले कि वो संभलती, मुकाबिल की खुशबू इसे बता चुकी थी कि ये वही शख्स है जिसे यहाँ तक ले आया है। इतनी बेताबी मेरी गुर्बत के लिए कि सीधा सीने से आ लगी हो मिस अबीरा तबरेज़ खान। मुकाबिल ने इसके नाम के साथ इसके बाप का नाम इतनी सफाई से लिया जैसे इसके सालों से जानता हो। अबीरा ने हैरान नज़रों से इसे देखा था, मगर इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, इसने पलट कर देखा। वो कुत्ता इसे खूंखार नज़रों से देख रहा था। अब अबीरा ना चाहते हुए भी इसके सीने से सर छुपाने
चुपाए कांपने लगी थी। प्लीज़ मुझे बचा लेंगे, मुझे मार देगा, अबीरा ने बमुश्किल। डोंट वरी मिस अबीरा खान, ये आपको नहीं खाएगा, क्योंकि आपको मारने और तड़पाने का हक सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को है। इसका बार बार मिस अबीरा खान कहना इसे यारम की ही याद दिला रहा था। वो बिल्कुल इसी अंदाज से इसका नाम ले रहा था। जैक, जाओ अब मेरी कैद में, खुद भाग कर आई लड़की है, भाग कर आई है, चाह कर भी वापस नहीं जा सकती। इसने भारी आवाज़ में इस कुत्ते को जाने के लिए कहा और वह कुत्ता इस शख्स की आवाज़ से चला गया, जैसे वो इसको सब बातें समझ में आ गई हों। अबीरा हैरान और फटी फटी नज़रों से इसे देख रही थी। अबीरा झटके से इससे दूर हुई। मुकाबिल ने मास्क से चेहरा आज़ाद कर लिया था। बेशक वह बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लफ्ज़ इसके सामने छोटा था, मगर इसकी आंखों में शर्मो हया नहीं थी। बेबाक नज़रें अबीरा के अंदर तक एक्सरे मशीन की तरह देख रही थी। अबीरा को ऐसे मर्दों से सख्त नफरत थी। अब अबीरा खान, आज तो ये झटक कर मुझे खुद से दूर करने की गुस्ताखी की है, मगर दोबारा ऐसा मत करना। पहले ही तुम बहुत कुछ ऐसा कर चुकी हो जिसकी सज़ा भुगतते भुगतते तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। सज़ा ख़त्म नहीं होगी, इसने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा था। वो कदमों को उठाता हुआ इसके करीब आ रहा था। वो खौफज़दा होकर पीछे को हो रही थी। जाती भी तो कहाँ जाती। वो बाहर वो भयानक बदशक्ल कुत्ता था और अंदर ये जंगली इंसान। इसके दिमाग में क्या था और वो नहीं जानती थी। क्या चाहते हो मुझसे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे यूं रुस्वा कर रहे हैं? बड़ी हिम्मत है। बड़ी हिम्मत से ये लफ्ज़ अबीरा खान ने कहे थे। तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, ये जानने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मगर इस वक्त जो तुमने किया है वो ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने डीएसपी को अपने प्यार का दाना डालते हुए खुद में उलझाने की कोशिश की है। अबीरा ने हैरान नज़रों से इसकी जानिब देखा। मतलब ये कि वो यारम खान को जानता है। इसने इसके दिमाग में सोचा, मैं तुमसे जुड़ी हर बात जानता हूँ। अबीरा खान ने हैरान होकर इसकी जानिब एक बार फिर से देखा। वो कुछ भी तो नहीं बोली थी और वो बिना बोले इसके दिमाग में आने वाली बात को पढ़ चुका था। अबीरा को इस शख्स से खौफ आने लगा था। क्या ये शख्स गैर की बातें सुन सकता है? अगर मैंने डीएसपी यारम खान से कुछ बातें की हैं तो इसके लिए मैं आपकी जवाबदेह नहीं हूँ। मैं अपने घर वालों को इसका जवाब दे दूंगी। आप होते कौन हैं मुझसे मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करने वाले? अबीरा को बड़ा नागवार लगा था मुकाबिल का इससे ज़ाती सवाल पूछना। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुकाबिल के लबों पर तंसिया मुस्कुराहट उभरी थी। बड़ी औकात हो गई है तुम्हारी। इस डीएसपी से 2 मुलाकातें करने के बाद तुम्हारी तो ज़ुबान कैंची की तरह चलने लगी। अबीरा तब्रेज़ खान, इसके लहजे में तंज था, आंखों में नफरत और गुस्से की आग थी। वो क्यों इससे इतनी नफरत करता था? अबीरा नहीं जानती थी, क्योंकि इसने तो आज पहली बार शख्स का चेहरा देखा था। बिन देखे कोई इतनी गहरी दुश्मनी कैसे रख सकता है? वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। हाँ, हो गई है ज़ुबान तेज़, क्योंकि वो औरतों की इज्जत करते हैं और आग की तरह किसी की इज्जत को यूं रास्ते से अगवा करके नहीं ले जाते, बल्कि वो तो हिरासा होने वाली लड़कियों का सहारा है जो हर लड़की को इज्जत की निगाह से देखते हैं। ऐसे शख्स को कौन नहीं अपना हमसफ़र बनाना चाहेगा? और आपने जहाँ तक मेरे बारे में नॉलेज हासिल की है, बिल्कुल ठीक की है। हाँ, मैं बहुत जल्दी से शादी करने वाली हूँ। आपको इस बात से एतराज़ क्यों है? शादी करूँगी, वो भी तुम इस डीएसपी से। तुम्हें तो मैं तुम्हारी मर्जी से सांसें लेने का हक नहीं देता और तुम सोच रही हो कि तुम मेरे होते हुए इस डीएसपी से शादी करोगी। मुकाबिल ने झपट कर इसके जबड़े को इतनी सख्ती से दबाया था। अबीरा को पक्का यकीन था कि जबड़े की किरचियाँ करके ये शख्स दम लेगा। अबीरा ने बेजान सी कोशिश की थी अपने जबड़े को दोनों हाथों से छुड़वाने की, मगर मुकाबिल की गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि अबीरा अपने जबड़े को छुड़वाने में पूरी तरह से नाकाम थी। अबीरा इसके सामने कमज़ोर सी लड़की थी। मुकाबिल जिसामत में इससे बहुत लंबा चौड़ा था और खा खा कर भी सांड की तरह पला हुआ था, मगर कसरती जिस्म का मालिक था। ये सब अबीरा के अंदर की सोच थी। इसे इस शख्स पर गुस्सा आ रहा था, मगर अपना गुस्सा उतार नहीं सकती थी। अबीरा खान तुम्हें अभी तक मोहलत दे रहा था कि तुम ज़रा मेरे तशद्दुद और कहर को झेलने के लायक हो जाओ, मगर ये मौका तुमने खुद ही गंवा दिया है। अब तुम यहाँ से इसी सूरत रिहाई पा सकती हो जब तुम मेरे साथ निकाह करोगी। ये सुनकर तो अबीरा के हवास बर्खास्ता हो गए थे। इसे इस शख्स से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। इसने सोचा था कि शायद ये शख्स इसको हिरासा करके इसके घर वालों से कोई रकम का मुतालबा करेगा या इसकी इज्जत पर गंदी नजरें रखते हुए अपनी सोच पर अमल करेगा। मगर इस शख्स ने जो कुछ कहा था, वो हैरान थी कि वो इससे निकाह करना चाहता था। मगर क्यों? देखने में वो बहुत खूबसूरत और अमीर शख्स लग रहा था, जिसमें कोई कमी नहीं थी कि वो यूं किसी लड़की को अगवा करके इससे निकाह का मुतालबा करता। वो जितना खूबसूरत था, कोई भी लड़की राजी खुशी इससे शादी कर लेती, मगर वो अबीरा के साथ शादी करना चाहता था। ऐसा क्यों? वो सोच में मुब्तला थी। चिड़िया के जितने दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं
तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि आर्यन खान तुमसे निकाह करना चाहता है, वरना तुम जैसी रोज़ रातों को मेरे बिस्तर की जीनत बनती है। लफ्ज़ों में बेबाकी और नज़रों में बेशर्मी कूट कूट कर भरी हुई थी। झटके से इसका जबड़ा खुद ही आज़ाद करते हुए कहर आलूद नज़रों से देख रहा था। मम्मा, मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती, वो रोते हुए बोल रही थी। वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझसे निकाह करना चाहती हो या नहीं? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझे इनकार करो? मैंने ऑर्डर दिया है कि तुम अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह करोगी, अगर आज़ादी चाहती हो तो। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए बड़े पुरतमाहत अंदाज से लड़ खड़ा था, जैसे इसे यकीन हो कि अबीरा निकाह के लिए इनकार कर ही नहीं सकती। मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी। किसी लड़की को धमका कर ज़बरदस्ती निकाह करना गैर कानूनी है। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पाकिस्तान का कानून समझा दिया कि किसी लड़की के साथ इसकी मर्जी के खिलाफ निकाह करना गैर कानूनी है। ओह माय गॉड, मैं तो डर गया। अब क्या होगा? मुझे तुम्हें छोड़कर आना पड़ेगा। मुकाबिल इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। आप मेरे बाबा को नहीं जानते। मेरे बाबा आपके टुकड़े कर देंगे। हर बेटी की तरह अबीरा ने अपने बाप की धमकी दी। हर बेटी के लिए बाप एक मजबूत सहारा होता है। अबीरा को कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो इसने अपने बाबा का डर दिखाते हुए आज़ाद होना चाहा। चलो आओ, तुम्हें डेमो दिखाता हूँ। इसने रिमोट उठाकर बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले की। अबीरा फटी हुई निगाहों से इसकी वीडियो को देख रही थी, क्योंकि वो किसी मूवी का सीन नहीं था। इसकी नज़र सामने इसके बाबा बैठे हुए थे, जो शायद किसी बीच एरिया में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। वो इनके पीछे गार्ड्स गन ताने हुए खड़े थे। यही तो मेरे बाबा हैं। वो स्क्रीन की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, जी 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 जी, ये तुम्हारे बाबा हैं। यही तो दिखाना चाहता हूँ, जिस बाबा का डर मुझे दे रही हो, इनकी तो खुद की ज़िंदगी महफूज नहीं है। ये जो पीछे खड़े हुए गार्ड्स देख रही हो ना, ये मेरे ख़ास बंदे हैं। मेरे एक इशारे पर तुम्हारे बाप की खोपड़ी उड़ाने में देर नहीं लगाएंगे। बकवास, सब बकवास। ये मेरे बाबा के गार्ड्स हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मुझे डराने के लिए सब कह रहे हो। अबीरा अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को छुटला दिया। मतलब कि बिना सबूत के नहीं मानोगी। नीचे बैठ जाओ। कान में लगी हुई ब्लूटूथ पर इसने ऑर्डर दिया था। अबीरा देखकर हैरान हो गई। वो दोनों गार्ड्स नीचे बैठ गए थे और वो इसके बाबा से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे, तो इसके बाबा अपनी मीटिंग में मसरूफ थे। इर्द गिर्द क्या हलचल हो रही है, इनको कुछ अंदाज़ा नहीं था। स्टैंड अप। दोनों गार्ड्स उठकर खड़े हो गए। राइट देखो। दोनों गार्ड्स ने एक साथ राइट साइड पर देखा था। लेफ्ट देखो। गार्ड्स ने इसके हुक्म की पूरी तकमील की थी। अब और क्या सबूत चाहती हो, जिससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि मेरे बंदे हैं ये? मुझे नहीं यकीन आपने कोई भी चक्कर चलाया होगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अबीरा भी अपने दिल को यकीन दिलाए हुए थी कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। शूट हिम। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मगर इससे पहले इसके बाबा के कंधे पर गोली लग चुकी थी, मगर हैरान थी कि गोली इनके गार्ड्स ने नहीं मारी थी। कहीं दूर से निशाना लेकर इसके बाबा के कंधे पर गोली मारी गई थी। इसके बाबा की स्काई ब्लू कलर की शर्ट खून से लथपथ हो चुकी थी। वो दर्द से कराह रहे थे। जल्दी से इनको उठाकर गार्ड्स के हमरा गाड़ी में ले गए थे। अबीरा चीख चीख कर रोते हुए अपने बाबा को आवाज़ें दे रही थी, जैसे इसके बाबा इसके पास ही बैठे हों। और रोना धोना बंद करो, ये सब ड्रामेबाजी भी कर लेना। निकाह के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निकाह कोई छोटी चीज़ नहीं है। आप चाहें तो मेरे बाबा से बड़ी रकम मांग सकते हैं, वो मेरी जान की खातिर आपको दे देंगे, मगर प्लीज़ ऐसे मेरी इज्जत को रुसवा ना करें। वो हाथ जोड़ते हुए रो रो कर बोल रही थी, जैसे पैसे तुम्हारा बाप मुझे दे सकता है, इतने पैसे तो मैं यूं ही मेरे साथ रात गुजारने वाली अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ा देता हूँ। बड़ी आई पैसे की धौंस जमाने वाली। निकाह तो करना पड़ेगा। बहुत गुरूर था आर्यन खान की बातों में। मैं निकाह नहीं करूँगी। वो रोते हुए एक ही रट लगाए हुए थी। एज यू विश। नहीं निकाह करना तो मत करो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो वैसे भी हर रोज़ एक नई लड़की के साथ अपनी शब रंगीन करता हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ अपनी रातों को हसीन बनाते हुए बहुत घटिया इंसान हो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा कर बोल रही हूँ कि मुझे जाने दो। अबीरा झुंझलाते हुए बोल रही थी। ओए, ज़ुबान को लगाम देकर बोलो, वरना ज़ुबान खींचकर हाथ पर रख दूंगा। आर्यन खान ने सख्त नज़रों से घूरते हुए देखकर कहा था, और आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर निकाह करना चाहती हो तो ठीक है, वरना आज रात मेरे बिस्तर पर मेरा सुकून बनकर पिच जाने के लिए तैयार रहना। और अगर डेमो दोबारा देखना चाहती हो तो जो कुछ तुम्हारे बाप के साथ किया है वो तुम्हारे भाई के साथ भी करवा सकता हूँ। और अब की बार गोली कांधे पर नहीं, सीधी सीने पर लगेगी। वो धमकी देते हुए इसे निकाह के लिए मना रहा था। नहीं, मेरे भाई को कुछ मत करना, किसी को भी कुछ मत करना, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वो रोते हुए हाथ जोड़कर अपने भाई और अपने बाबा की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। इतना तो वो जान चुकी थी कि सामने खड़ा शख्स जो बोल रहा है वो करने की सलाहियत और हिम्मत रखता है। वो जो भी था,
जो कोई भी था मामूली इंसान नहीं, इसकी पहुंच काफ़ी दूर तक थी। सब कुछ पहले से रेडी था। कुछ ही देर में मौलवी को बुलवा लिया गया। अबीरा का हिजाब जो खुलकर शायद गाड़ी में गिर गया था। इस वक्त वो खुले बालों में खड़ी हुई थी, सिर्फ गाउन पहन रखा था। कुछ भी तो ऐसा नहीं था जिसको सर पर लपेट लेती। शायद इसके दिमाग में खुद ही ये बात चली आई तो वो चलता हुआ बाहर आ गया और कुछ ही देर में अबीरा का हिजाब लेकर रूम में पहुंच गया था। अबीरा के सामने स्टॉलर फेंकते वो इसे इशारा दिया कि इसको सर पर ले ले। अबीरा ने ज़बरदस्ती दिल को मनाकर रोते हुए बाप और भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए सर पर स्टॉलर से हिजाब लिया। कुछ ही देर में मौलवी साहब और गवाह रूम में आ चुके थे। अबीरा को रोते हुए देखकर मौलवी साहब ने गुस्से भरी निगाहों से आर्यन खान की जानिब देखा। देखो बरखुरदार, मैं लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं करवाता। लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह करना हराम है। मौलवी साहब ने सख्त लहजे से कहा। अच्छा, अगर लड़की के साथ निकाह की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता तो फिर लड़की तो राजी होने वाली नहीं। एक काम करें, सुना है कि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, तो जाकर इसको मेरे निकाह में आने के लिए राजी करें। आर्यन खान ने कोड वर्ड में मौलवी साहब को ये धमकी दी थी कि अगर इस लड़की से इसका निकाह नहीं करवाया तो वो इसकी बेटी से कुछ भी कर सकता है। मतलब इसकी बेटी, इसकी इज्जत खतरे में है। लाहौल वला कुव्वत, मौलवी साहब ने गुस्से से कहते हुए निकाह नामे का रजिस्टर खोल दिया। अब अपनी बेटी के नाम पर तो बहुत जल्द कायदे और कवानीन भूल गए हो। आर्यन ने मौलवी साहब पर ताना कसते हुए कहा। मौलवी साहब की इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर निकाह शुरू कर चुका था। इर्द गिर्द खड़े गवाह ऐसे नजरें झुकाए हुए थे जैसे ऊपर देखना कानूनन जुर्म हो। क्या आपको आर्यन खान से 15 लाख हक महर के इवज ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अबीरा जो मुसलसल रो रही थी अपने भाई और बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए, वो एक ही सांस में 3 बार कबूल है बोल चुकी थी। दोनों के सिग्नेचर्स लेकर मौलवी जा चुका था। वाह वाह अबीरा खान, तुम तो बहुत उतावली थी मेरे निकाह में आने के लिए। बिना मौलवी साहब के पूछे ही 3 बार कबूल कर लिया। वो शख्स कितना सिफाक था। इसकी बेबसी पर सिफाकी से कह के लगा कर हंस रहा था। आप जैसे शख्स को तो मैं मर कर भी अब कभी अपनी ज़िंदगी में कबूल ना करते अगर तुम मेरे बाबा पर गोली न चलवाते। बहुत अजीज़ हैं वो दोनों लोग जिनकी जान की धमकी दे रहे हो। और जब इंसान अपने प्यारों को खोने से डर रहा होता है तो इनको बचाने की खातिर इंसान कभी कभी किसी ऐसी चीज़ को भी कबूल करने को तैयार हो जाता है जिसको देखकर ही नफरत और कराहत महसूस हो रही हो। निकाह के बाद जो अबीरा के दिमाग में था, इसके लफ्ज़ों में जहर घोलते हुए उतार दिया गया। सोच लो इस नफरत और कराहत को जो कुछ दिनों बाद तुमने अपने हवासों पर महसूस करना है। इतनी ही बकवास करो जितनी की सज़ा तुम बर्दाश्त कर सकती हो। इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर खींचते हुए इसे शदीद तकलीफ से 2-4 होते हुए घूर कर कहा। बालों की जड़ें से सर से उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो दर्द की शिद्दत से रो रही थी, मगर मुकाबले पर इसके रोने का कोई असर नहीं था। कुछ ही देर बाद अबीरा को वो इसके घर के दरवाजे के करीब उतारते हुए गाड़ी उड़ाकर ले गया था। अबीरा चलती हुई अपने घर के दरवाजे के करीब आ गई। ड्राइवर और घर के गार्ड्स जो अबीरा को यूं देखकर हैरान हुए थे, क्योंकि ड्राइवर ने तो यही बताया था कि अबीरा किडनैप हो चुकी है, मगर अबीरा को यूं घर आते देखकर सब हैरान थे।